नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में इंट्रोडक्शन की क्लास है, जहां पे हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें पढ़ना है और कैसे कैसे हम इस पूरी की पूरी अपने रेलवे की जो तैयारी है उसको शानदार और बेहतरीन तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, तो सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हालचाल है, एक बार फटाफट बताइए। हालचाल बढ़िया है, ठीक ठाक है सारे लोग। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज का जो ये सेशन है, ये पूरा का पूरा जो है ना, इंट्रोडक्शन और सिलेबस डिस्कशन का सेशन है, जहां पे आपको ये पहले से पता चल जाए, आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीजें आपको रीजनिंग सब्जेक्ट में पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, क्यों रीजनिंग इंपॉर्टेंट है और क्यों सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग में स्कोर लाने की जरूरत है आपके पेपर के लिए, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, तो सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बार फटाफट बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो आज की जो क्लास है ना, इंट्रोडक्शन और सिलेबस डिस्कशन की क्लास है। जैसा कि आप दोस्तों सारे के सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी करने के लिए रेलवे तो रेलवेज के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप सारे लोग जुड़े हुए हैं। और जैसा आपको पता है दोस्तों कि रेलवेज के एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रीजनिंग का। और क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस डिफाइंड होता है, रीजनिंग का सिलेबस छोटा होता है, ठीक है, और बड़ा आराम से आप जो है ना सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब स्कोरिंग भी होता है। तो रीजनिंग जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा आपका एग्जाम में हेल्प इसलिए करेगा क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस छोटा होता है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस जो है ना लिमिटेड होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपको ये भी पता होता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आने। कई बार जो है आपसे एक ही टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक जो कि पिछले कुछ सालों से आया ही नहीं है, पूछा ही नहीं है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस टॉपिक से एग्जाम में तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो उसको छोड़ के जहां से फ्रीक्वेंटली पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल पूछे गए हैं, वहां पे आप बहुत शानदार तरीके से उस टॉपिक की, पर्टिकुलर टॉपिक की तैयारी करके भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो रीजनिंग का सिलेबस सबसे बड़ी बात है छोटा होता है, और दूसरा होता है स्कोरिंग होता है। ठीक है, स्कोरिंग होता है मतलब बहुत ज्यादा आपको रीजनिंग, अगर आपने सॉल्व किया होगा, देखा होगा, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद से आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस पेपर सिर्फ सॉल्व करके हम अपने एग्जाम में बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जो है हम अपनी तैयारी को लेके चल सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। और जैसे आप बहुत सारा एग्जाम दे रहे होंगे, वहां पे रीजनिंग, अगर वनडे कंपटीशन दे रहे हैं तो रीजनिंग जरूर पूछा जाएगा। ये रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस छोटा होता है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं होता है, सिलेबस छोटा होता है। किसी भी वनडे कंपटीशन की बात करें तो सिलेबस बहुत छोटा होता है इसका, और बहुत आराम से आप कम एफर्ट में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। सिलेबस छोटा होने का मतलब यह भी है कि आप किसी भी टॉपिक को कवर अप करने के लिए 3 से 4 घंटा बहुत है, कि आप 3 से 4 घंटे में उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा टॉपिक हो। अगर मैं बात करूं कैलेंडर की, तो मुश्किल से मुश्किल 3 घंटा आपको चाहिए पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने के लिए उस कैलेंडर का। उसके बाद से जो आपका पार्ट बच जाएगा वो सिर्फ प्रैक्टिस का पार्ट बच जाता है। जैसे एक बार हमने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, तो कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, कि आपको प्रैक्टिस करना है शानदार तरीके से। और एक बार सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया पूरा का पूरा, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट के बेस पे ही आप क्वेश्चन आपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। और वही प्रैक्टिस जो आप करेंगे, वही मॉक टेस्ट जो आप लगाएंगे, लगातार मॉक टेस्ट, उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि रीजनिंग का सिलेबस छोटा होता है, और दूसरी बात है कि बहुत स्कोरिंग होता है ये सब्जेक्ट। आपके पूरे के पूरे नंबर रीजनिंग में आने चाहिए, पूरे के पूरे नंबर आते भी हैं, पूरे पूरे नंबर आपके रीजनिंग में आ जाते हैं। ठीक है भाई,
जितना भी आप सवाल रीजनिंग का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप सारा का सारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सबसे मजेदार बात यह है, जैसे मान लो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो मैथ्स में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी होती है, कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसका कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग में जो सारे सवाल पूछे जाएंगे, एक तो वो आसान होते हैं, ठीक है, और अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो फिर आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले ही कर चुके होते हो एग्जाम के पहले कि आपके लिए कोई भी सवाल जो रीजनिंग में आता है उसको आप सॉल्व जरूर कर सकते हो। अब मजे की बात है, सॉल्व तो सारे के सारे कर सकते हैं, लेकिन जो जल्दी सॉल्व कर लेता है वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए समय बचा के उसमें ज्यादा अटेम्प्ट कर देता है, अंतिम में सिलेक्शन उसका होता है। ठीक है, तो यहां पे जो एक चीज आपको ध्यान रखना है वो रखना है टाइम मैनेजमेंट। वो आपको रखना है टाइम मैनेजमेंट की रीजनिंग के प्रश्नों को कितना समय दें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात है स्पीड आपकी कितनी तेज है, आप सवाल को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। आप जिस सवाल को अप्रोच कर रहे हैं, दुनिया सवाल रीजनिंग के सॉल्व कर लेती है, जल्दी दुनिया नहीं कर पाती है। ठीक है, जल्दी आपको करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगी, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगी कि जो आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं क्या वो आप तुक्केबाजी तो नहीं कर रहे हैं, 100% एक्यूरेट कर रहे हैं। इसका मतलब जो सवाल, कई बार हम कोई क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और जानबूझ के हमसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, मतलब हमें पता होता है कि इस सवाल का आंसर ये आएगा, फाइनल हम टिक कुछ गलत कर देते हैं। ठीक है, टिक कुछ अलग कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में हम पूरा का पूरा इस पूरे बैच के दौरान आपको बताते हुए चलेंगे कि ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका क्या होता है। क्योंकि सवाल अगर मान लो आपके सामने आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही सिर्फ बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है आपकी कि इस सॉल्व करने के लिए आपने किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और क्या इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन का आंसर जो समय के पहले, टाइम के पहले आपने निकाला कि नहीं निकाला। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि आपको मैंने एक डिक्शनरी का क्वेश्चन दे दिया, डिक्शनरी तो बचपन से आप सारे ही देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप अंतिम में कहेंगे कि डिक्शनरी का क्वेश्चन सर हमने सॉल्व तो कर दिया, मैं पूछूं समय कितना लगा, आपने कह दिया 3 मिनट लगा। जबकि उस डिक्शनरी के क्वेश्चन को सही अप्रोच के साथ, किसी भी डिक्शनरी के क्वेश्चन को सही अप्रोच के साथ 12 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपने 3 मिनट का समय लगा दिया। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको खत्म करेंगे यहाँ पे, और सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स जानेंगे कि कैसे हम बड़े आराम से और सारी चीजों को की तैयारी करने वाले हैं इस पूरे के पूरे बैच में। एक बार हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो आपका सिलेबस होता है ना, वो 2 पार्ट में डिफाइन होता है। 2 पार्ट या यूं कह ले 3 पार्ट में डिफाइन होता है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस 3 पार्ट में डिफाइन होगा। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करें, जैसा पेपर आता है उसकी बात करें, वरना ये मत बोल देना कि वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये तो उसके 3 पार्ट हैं। लेकिन उस 3 पार्ट में भी हम किस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहला आता है अल्फाबेट से रिलेटेड प्रश्न, अल्फाबेट से संबंधित सवाल। ठीक है ना, अल्फाबेट से संबंधित सवालों के बारे में बात करेंगे। अल्फाबेट से संबंधित सवाल की वेटेज कम से कम आपके एग्जाम में 4 से 5 और कई बार 6 सवाल 7 सवाल भी पूछे जाते हैं। अब इस टॉपिक में अल्फाबेट से रिलेटेड कौन कौन से आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे दोस्तों। इसमें अल्फाबेट सीरीज एक टॉपिक होता है जिसमें 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से, या यूं कहें यहां पे 5 से 6 क्वेश्चन यहां से आते हैं। ये मान के रखिएगा कि पूरे के पूरे जो है ना पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज के बाद से आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा। ये सब अल्फाबेट से संबंधित टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपका लेटर एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन आएगा। लेटर एनालॉजी के बाद हम डिक्शनरी में भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, यहां पे आएगा। उसके बाद से एक लेटर सीरीज टॉपिक होता है, उसमें भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो यहां पे कम से कम 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यहां पे भी 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
इससे एक कई बार 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे एक प्रश्न पक्का होता है और इससे भी एक प्रश्न पक्का होता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है जहां पे हम बात करें 5 से 6 क्वेश्चन मैंने लिया है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा पहला पार्ट है जो अल्फाबेट से रिलेटेड है। उसके बाद दूसरा आपके सामने होता है जो नंबर्स से रिलेटेड होता है, नंबर्स से रिलेटेड। और इन दोनों ही पार्ट का आधा प्रश्न, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि आपका कंप्लीट जो पेपर है उस पेपर का आधा सवाल इन दोनों पार्ट से आता है, एक अल्फाबेट से, एक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है ना, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। और इसमें भी पहला टॉपिक नंबर सीरीज का आता है जिसमें आपको दिक्कत होती है। नंबर सीरीज के बाद मिसिंग नंबर से आता है, मिसिंग नंबर से संबंधित, नंबर सेट से संबंधित सवाल आते हैं आपके सामने। फिर नंबर एनालॉजी से संबंधित सवाल आते हैं आपके, नंबर एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद से आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये पूरा जो आपका सिलेबस है जिसमें 2 मेजर पोर्शन है, एक अल्फाबेट और दूसरा क्या है, नंबर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, नंबर। उसके बाद से जो तीसरा पार्ट है उसमें जो आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे डायरेक्शन पूछा जाता है ना। उसके बाद से आपके सिलॉक्स पूछे जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, रैंकिंग पूछा जाता है इसके बारे में, है ना, रैंकिंग पूछा जाता है, एटसेट्रा। जो पूरे के पूरे टॉपिक आते हैं वो तीसरे पार्ट में आते हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न है उस चीज का ध्यान रखना है कि इन 2 पार्ट में हमसे कभी कोई गलती ना हो और इन 2 पार्ट की तैयारी हम शानदार करें। क्यों? क्योंकि इन 2 पार्ट में सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस हैं। अगर आप बात करें उसके अलावा सर जो यहां पे टॉपिक्स हैं, क्या उसमें गलती के चांस नहीं है? बेटा उसमें गलती के चांस इसलिए नहीं है क्योंकि उसके मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके इतने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा कि भाई साहब उससे बाहर आपके एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है ना, और उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में। आप उन सारे के सारे टॉपिक्स को बड़े आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत होती है कि सर मैं यहां क्यों गारंटी नहीं ले रहा? क्योंकि मैं यहां पे इसलिए गारंटी नहीं ले रहा कि मैं मान लो आपको क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका कभी भी इन टॉपिक्स पे कमांड नहीं बनेगा। जैसे नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, नंबर सेट्स एनालॉजी है, इन सारे की सारे सवालों में जितना सवाल तो मैं कराऊंगा, जितने कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा वो तो कराऊंगा ही, उसके अलावा भी आपको अपनी तरफ से प्रीवियस ईयर के साथ या अन्य प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि नंबर्स जो है ना, नंबर्स के लॉजिक हजारों लाखों बन सकते हैं। चलो मैं 1000 आपको दिखा दूं, लाखों बन सकते हैं, तो बाकी का जो बच गया उसको की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि इन दोनों पार्ट में आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, इसमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इतना इसमें तो मैं आपको एक्सपर्ट क्लास में ही बना दूंगा, बनाऊंगा तो खैर मैं इसमें भी, इन दोनों में भी आपको एक्सपर्ट, लेकिन इन दोनों में आपकी तरफ से एक इनपुट चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप तैयारी करने आए हैं तो आप ये मान के तो आए होंगे कि भैया मुझे पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सिर्फ 2 टॉपिक इसमें आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनमें प्रैक्टिस मैं खुद आपको करवा दूंगा क्लास में बैठे बैठे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इन जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं जिनको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। तो एक बार सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है जो अल्फाबेट से रिलेटेड है, लेटर सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, वर्ड फॉर्मेशन है, डिक्शनरी है और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है। यहां पे हम कह सकते हैं कि ये अल्फाबेट का पोर्शन है, ये पूरा का पूरा किसका है? अल्फाबेट का पोर्शन है। उसके बाद से नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी भी 3 प्रकार की होती है, लेटर, नंबर, वर्ड। लेटर एनालॉजी अल्फाबेट का पार्ट है, वर्ड एनालॉजी जीके जीएस का पार्ट है, नंबर एनालॉजी आपका नंबर का पार्ट है। ऐसे ही क्लासिफिकेशन भी 3 प्रकार की होती है, लेटर, नंबर और वर्ड क्लासिफिकेशन। तो वर्ड क्लासिफिकेशन वापस जीके जीएस का पार्ट है, लेटर क्लासिफिकेशन आपका अल्फाबेट का पार्ट है और नंबर क्लासिफिकेशन आपका नंबर्स का पार्ट है। उसके बाद कोडेड इक्वेशन, इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एक पार्ट है। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये पूरा का पूरा पार्ट नंबर्स का पार्ट है,
ये पूरा का पूरा पार्ट जो पढ़ेंगे वो नंबर्स का पार्ट है और नंबर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से जो टॉपिक बच जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सर डाइस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, काउंटिंग ऑफ फिगर, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, डायरेक्शन, स्टेलॉक्स, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको एक एक करके मैं सारा का सारा पोर्शन आपको पढ़ाने वाला हूं और यहां पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे आराम से आप सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगली बात आ जाती है नॉन वर्बल रीजनिंग की। दोस्तों सर रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए बुक लेनी है? हाँ बेटा बुक तो लेनी पड़ेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप मान लो कि किसी चीज की तैयारी करते हैं, आपके पास किताब ही नहीं है तो तैयारी कैसे होगी ये बता दो पहले। आप उसे भी छोड़ो, आप सेना में भर्ती हो गए और बॉर्डर पे लड़ने चले गए, बंदूक ही नहीं है आपके पास तो लड़ाई कैसे करोगे? हाथ से थोड़ी मुक्केबाजी थोड़ी चलेगी वहां पे, है कि नहीं? तो हथियार तो होना चाहिए ना। तो मैं वापस कई बार 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 ये बात बोलता हूं आपको कि किताब तो आपको चाहिए ही चाहिए, किताब की जरूरत तो है ही, किताब आपके पास होनी ही चाहिए। और अगर किताब आपके पास होनी चाहिए तो कौन सी किताब ले, सबसे बड़ी बात आ जाती है। मैं बार बार कहता हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ले लो। जाना मार्केट में जाके दुकानदार को ये बोलना कि प्रीवियस ईयर की रीजनिंग की किताब दे दीजिए, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उस एग्जाम का नाम बताना, बोलना कि प्रीवियस ईयर के रीजनिंग की किताब दे दीजिए। वो आपको रीजनिंग की किताब देगा, आप उसको पैसे देना, आप अपने घर वो अपने घर, और वो किताब आपके पास हो जाएगा। जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा टॉपिक के खत्म होते ही उस किताब के सवाल भी आपके साथ साथ खत्म होने चाहिए। ठीक है। आयुष कह रहे हैं सर क्लॉक, बेटा क्लॉक पूछा तो नहीं जाता, बहुत सालों से नहीं पूछा गया है, लेकिन क्लॉक की जरूरत पड़ेगी तो क्लॉक भी मैं पढ़ाऊंगा, उसके लिए निश्चिंत रहो, उसके लिए परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे मिरर एंड वाटर इमेज की, दर्पण के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में क्या आएगा? स्टेटमेंट कंक्लूजन आएगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं कार्यवाही। ठीक है। और स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन एवं तर्क, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है भाई, ये रेलवे के लिए स्पेशली आप इन सारे के सारे 4 टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है, जिस सिलेबस में अल्फाबेट नंबर के साथ साथ ये पूरा वर्बल रीजनिंग का पोर्शन है, नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन है और लॉजिकल रीजनिंग का भी दोस्तों पोर्शन आएगा। तो इसकी भी तैयारी हम करने वाले हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो दिक्कत परेशानी मुझसे पूछ लीजिए, एक एक करके उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। और आज की, कल से आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कल आपका पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो कल से क्लास आपको मिस नहीं करना है। आज मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि रीजनिंग हम कैसे कैसे तैयार करने वाले हैं, क्या क्या चीजें रीजनिंग में इंपॉर्टेंट होती है। तो इंपॉर्टेंट में सिर्फ इतनी बात है कि जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊं वो आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक के पढ़ने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी है, बार बार थोड़ी कोई बोलेगा, मैं तो बार बार बोलूंगा, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि टॉपिक जब खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, तुरंत तुरंत जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की किताब है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उससे उन टॉपिक्स के सारे सवालों को सॉल्व करना है। जहां डाउट आएगा वो डाउट मुझसे पूछना है। ठीक है भाई, एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए, किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो फटाफट बता दीजिए जरा। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे पूछ लीजिए कि और क्या मतलब आपको, आपके दिमाग में डाउट है इस रीजनिंग पोर्शन को लेके खासकर। और सारी की सारी चीजें जो है ना बिल्कुल प्रॉपर वे में चलने वाली हैं आपके इस बैच में।
रीजनिंग की क्लास बिल्कुल प्रॉपर आपको, मतलब साथ साथ स्ट्रेटजी बताऊंगा, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर कोई बात पूछनी है तो फटाफट पूछ लीजिए, अगर नहीं पूछनी है तो फिर हम सम अप करेंगे, क्योंकि आज जो है ना, चलो एक एक करके देख लेते हैं। सर बैंकिंग में भी सेम सिलेबस है? नहीं बेटा, बैंकिंग के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, बैंकिंग में ये सिलेबस नहीं आता है। बैंकिंग में कुछ डिफाइंड सिलेबस है, वो बिल्कुल वनडे कंपटीशन के अलग है। सर ये आरपीएफ का है? हाँ भैया आरपीएफ का है, रेलवे का। ब्लड रिलेशन भी आएगा, टॉपिक तो लिखा हुआ है ब्लड रिलेशन, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, और बताइए, और किसी को कोई टॉपिक वाइज पीवाई क्यूज मिलेंगे? बेटा टॉपिक वाइज पीवाई क्यूज आपके एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपने एसएससी वाला का एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा वहां पे आपको मिल जाएगा आपके टॉपिक वाइज जो है ना पीवाई क्यूज। लेकिन मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा, अभी भी कर रहा हूं, कि किताब आपके पास एक होनी चाहिए। जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी किताब प्रीवियस ईयर की, पिछले 5 वर्षों की किताब या 10 वर्षों की किताब आपके पास होनी चाहिए, जिसको रख के आप ये भी कंपेयर कर पाएंगे ना, जिसको अपने आंखों के सामने रख के आप कंपेयर कर पाएंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इस लेवल पे सर पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो वो कंपैरिजन भी आपका हो जाएगा कि आप साथ साथ, जैसे मान लीजिए आप यहां तैयारी करने आए हैं, कैसे पता चलेगा कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं, ये बात कैसे पता चलेगी। और मैं बार बार कहता हूं कंपैरिजन करिए, इसलिए कंपैरिजन करिए क्योंकि ये आपका हक है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा हूं, या मेरे पढ़ाने से प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर की किताब होनी चाहिए जहां से आप जांच पाएंगे। ठीक है, एमटीएस और आरपीएफ का सिलेबस सेम होता है? नहीं बेटा, एमटीएस का सिलेबस आरपीएफ से छोटा होता है। ठीक है, आरपीएफ से छोटा होता है, एमटीएस का सिलेबस बड़ा नहीं होता है। और कोई डाउट हो तो बताओ। वो दिखाइए जरा, कमेंट दिखाइए, उसे अभी छोड़ दीजिए, कमेंट दिखाइए। ठीक है भाई, सर रीजनिंग के लिए डेली कितना टाइम देना पड़ेगा? बेटा जी 1 घंटे ही क्लास चलेगी आपकी डेली, और 1 ही घंटे आपको एक्स्ट्रा देना है, ज्यादा नहीं देना है। मैं आपसे सिर्फ 2 घंटे रीजनिंग के लिए दिन में मांग रहा हूं, 1 घंटे की क्लास करना, जो आप क्लास करना, और 1 घंटा भी नहीं, जो आप क्लास करना ना, उसके रिवीजन में जितना समय आपको लग जाए, उसके रिवीजन में जितना समय लग जाए उतना ही समय लगाना है, उससे ज्यादा नहीं। चाहे वो 20 मिनट में हो जाए, चाहे आधे घंटे में हो जाए, चाहे 1 घंटे में हो जाए, रिवीजन में। ठीक है, चलिए, तो ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है प्यारे दोस्तों, और कल से अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो कल से आप क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, और कल आपको खुद पता चलेगा कि हाँ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको इस पूरे के पूरे बैच में। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, तो अगर आपको कोई डाउट होगा, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के दौरान टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं, उस दौरान आपको किसी सवाल में समस्या आ जाए या किसी कॉन्सेप्ट में समस्या आ जाए, आप डाउट कहां पूछे? ऑनलाइन। एक तो यहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। अगर यहां पे मान लो आपका डाउट रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाने के फ्लो में कई बार ऐसा होता है कि वो नजर ही नहीं पड़ी आपके डाउट पे, नजर पड़ी ऊपर चला गया, नहीं पढ़ पाए, तो आप यहां पे क्या करेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे, या फिर अगर टेलीग्राम आप चलाते हैं तो सर्च मार लेंगे रीजनिंग बाई संदीप गुप्ता सर पीडब्ल्यू, रीजनिंग बाई संदीप गुप्ता सर पीडब्ल्यू, यहां पे आप सर्च मार लेंगे तो यहां पे भी आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ऑलरेडी 30,000 से ऊपर बच्चे इसमें ज्वाइन है। ठीक है ना, तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो अगर मान लो यहां डाउट आप पूछोगे तो
कभी मेरी नजर पड़ी तो मैंने बता दिया, नहीं पड़ी तो किसी स्टूडेंट ने जरूर आपका डाउट क्लियर कर दिया, जिससे वो डाउट तुरंत तुरंत सॉल्व हो गया, बहुत समय तक आपको अपने पास नहीं रखना पड़ा। ठीक है भाई। एनटीपीसी और आरपीएफ में क्या फर्क है बेटा? आरपीएफ का एग्जाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक भी होता है, उसके अलग काम है। एनटीपीसी के अलग काम है जिसमें गुड्स गार्ड हो गया, इन सब चीजों के इस टाइप का पोस्ट होता है। और आरपीएफ में फोर्स से संबंधित फोर्स है, वो आपका पोस्ट है। ठीक है भाई, क्लियर है ना? चलो, तो मिलेंगे आपसे हम कल की क्लास में, प्रॉपर शानदार तरीके से कल की क्लास लेके चलेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। सारे लोग कल की क्लास से एकदम से क्या हो जाना है, रेगुलर हो जाना है कल की क्लास से, और धीरे धीरे पढ़ाई करके हम सारा का सारा पूरा सिलेबस खत्म करेंगे अपना। और कल की क्लास में टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, तो कल की क्लास से आपको सारा का सारा टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, आज आपने सिलेबस देख लिया, क्यों जरूरी है रीजनिंग पढ़ना ये देख लिया, एग्जाम क्लियर करना है तो बेटा जरूरी इसलिए, और कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें आज की हो चुकी हैं। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन की क्लास में मुझे लगता है कि मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया कि क्या क्या पढ़ेंगे, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो वो होगी कल की क्लास से दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। देखो बेटा, एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जो रीजनिंग आप पूछ रहे हो ना कि रीजनिंग इसमें सेम होता है उसमें सेम होता है, मैं आपको बता देता हूं 2 प्रकार की रीजनिंग होती है। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो इसे दूर कर लो एक बार। 2 प्रकार की रीजनिंग होती है, एक एसएससी की रीजनिंग होती है, एक बैंक की रीजनिंग होती है। बैंक की जो रीजनिंग होती है ना, वो सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया। आरआरबी ये रेलवे वाला नहीं है, ये आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है। उसके अलावा इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, ठीक है, ये बैंकिंग का अलग रीजनिंग होता है। अच्छा, एसएससी वाली रीजनिंग आप कहोगे सर हम तैयारी तो रेलवे की कर रहे हैं, आप एसएससी वाले रीजनिंग की बात कर रहे हो। सर देखो, वनडे कंपटीशन में बैंक को छोड़ के जितनी भी रीजनिंग आती है सब एसएससी की रीजनिंग को फॉलो करते हैं। अब एसएससी की रीजनिंग पढ़ने से आपका क्या क्या क्लियर हो जाएगा? एसएससी के सारे एग्जाम, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, उसके अलावा बिहार का एग्जाम, बिहार जो आपका बिहार एसआई का जो एग्जाम होता है, बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है, बिहार एसएससी सीजीएल, इसका रेलवे के सारे, रेलवे में आपके पास एनटीपीसी है, रेलवे में आपके पास ग्रुप डी है, रेलवे में आपके पास आरपीएफ है, रेलवे में आपके पास टीटी है, ये टीसी है, जो सबकी रीजनिंग सेम होती है। इसके अलावा सर, इसके अलावा आप यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम, एमपी पुलिस का एग्जाम, एमपी पुलिस का एग्जाम, एसआई का जो एग्जाम होता है, इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारा का सारा कवर होता है, और उसमें सारे में सिलेबस में रीजनिंग एसएससी का सिलेबस होता है। मतलब जो एसएससी वाली रीजनिंग होती है वही सारे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए आप क्लियर कर लेना यहां पे कि ये वाला पोर्शन आपको ध्यान रखना है कि एक होता है एसएससी वाली रीजनिंग, एक बैंक वाली। बैंक वाली तो सिर्फ बैंक में इस्तेमाल होगी, बैंक के एग्जामों में, लेकिन एसएससी वाली रीजनिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बैंक को छोड़ के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें एसएससी वाली रीजनिंग ही आती है। ठीक है भाई? तो बार बार अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आरआरबी की अलग रीजनिंग होती है, एनटीपीसी की अलग रीजनिंग होती है, एमटीएस की अलग रीजनिंग होती है, आरपीएफ की अलग रीजनिंग होती है, उसके बाद बिहार एसएससी सीजीएल की अलग रीजनिंग होती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अलग होती है। बेटा कोई रीजनिंग नहीं, वो सब एसएससी के पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है भाई? क्लियर है ना? चलिए, तो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में दोस्तों, और कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे अपना पूरा मैटर, पूरा का पूरा सिलेबस। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे कल की क्लास से और रेगुलर क्लास से। तो इंतजार करूंगा आपको कल की क्लास में, और आप भी हमारा इंतजार करिए कल की क्लास के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।